तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ज़ेनोसामा के पैलेस में चल रही मीटिंग का कंक्लूजन देखेंगे। दोस्तों, ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि बीरस पाइकॉन से कोई सवाल पूछता है, जिसके बाद उसे गुस्सा आने लग जाता है। बीरस चिल्लाते हुए बोलता है कि अच्छा रहेगा कि तुम मुझे एक बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन दो कि आखिर तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि हमारे दुश्मन के पास मेरे मास्टर की अपीयरेंस और उनकी मेमोरीज भी हैं, वरना मैं तुम्हें मजबूर करूंगा उसकी कीमत चुकाने पर। पाइकॉन बीरस की ये धमकी सुन के एकदम से इरिटेट हो जाता है, और इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि लॉर्ड बीरस, मुझे आपसे ये बात बोलनी ही होगी कि आप हमारे गेस्ट को धमकाए नहीं। तभी दोनों में से एक ज़ेनोसामा बोलते हैं कि अगर तुम फिर से ऐसा करते हो तो हो सकता है हमें तुम्हें मारना पड़े। दूसरे ज़ेनोसामा बोलते हैं कि बिल्कुल सही। लॉर्ड बीरस के एकदम से पसीने छूट जाते हैं, और एकदम से वो अपने सर को नीचे करते हैं, और वो बोलते हैं कि मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए महान ज़ेनो। तभी एकदम से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के दिमाग में भी एक क्वेश्चन आता है। वो बोलता है कि अब जब लॉर्ड बीरस ने ये बात पूछी है तो मेरे पास भी एक क्वेश्चन है। ओडिसू ने आप जैसे ही कपड़े पहने हुए थे मिस्टर पाइकॉन, और अब जब मैं याद कर रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि उसने किसी एंजन नाम के शख्स का नाम लिया था। ये वही नाम है जो कि आपने कुछ देर पहले मेंशन किया था। पाइकॉन अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा सोचता है और बोलता है कि इस बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अटैक के बाद एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई थी। मारे गए सेलेस्टियल गार्डियंस की बॉडी हमें पूरे फोर्ट्रेस में फैली हुई मिली थी, जिससे ये कंफर्म हुआ कि वो सभी मारे जा चुके हैं। जिसके बाद हमने उनकी बॉडीज़ को अपने कब्जे में लिया। पर जब मैंने ब्राजिन को ज़ूनो को किडनैप करते हुए देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसकी अपीयरेंस बिल्कुल एक मारे गए गार्डियन की तरह है। तब मुझे शक हुआ कि हमें जो लाशें मिली हैं वो सही है भी या नहीं। बीरस बोलता है कि और तुम्हें ये नहीं लगा कि इस बारे में तुम्हें हमें बताना चाहिए। जब हम दोनों मेरे प्लेनेट पर जा रहे थे तब तुमने मुझसे टैरन के बारे में बात करी थी। क्या तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम्हें मुझे ये बात बतानी चाहिए थी कि हो सकता है हमारे दुश्मन मेरे मास्टर की बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हों। ग्रैंड प्रीस्ट को बीरस का सवाल सही लगता है, इसलिए वो बीरस को नहीं रोकते। इसके बाद टैरन बोलना शुरू करता है। वो बोलता है कि मेरे लिए उस समय ये जानना कि टैरन की बॉडी का इस्तेमाल हो रहा होगा ये इम्पॉसिबल था। तभी हम एक मेमोरी को देखते हैं। पाइकॉन बोलता है सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, जूनो की किडनैपिंग से लेके मेजिस के अटैक तक, जब वो प्राइमोर्डियल बीस्ट के ककून्स चुरा रहे थे। ये उसी समय था जब हमने लाशों की तहकीकात करना शुरू किया। जब मैं जनिम्बा के ककून के पीछे गया तब दूसरा सेलेस्टियल गार्डियन माजिन बू के सोए हुए पार्ट के ककून के पीछे गया, और तीसरा सेलेस्टियल गार्डियन फोर्ट्रेस में ही रहा ताकि वो बॉडीज़ की जांच कर सके। और उसी समय उसे ये पता चला कि गार्डियंस की लाशों के बीच में 5 लाशें नकली थी। तभी एकदम से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आइवन पूछता है कि पर एक लाश आखिर नकली कैसे हो सकती है। पाइकॉन बोलता है ज़ॉर्की द ग्रेट मेज ऑफ इल्यूशन, यानी कि छलावे का महान जादूगर, उसके पास ताकतें हैं जिससे वो परफेक्ट छलावे बना सकता है। जब हमें वो सभी लाशें मिली तब हम समझ नहीं पाए कि उनमें से कुछ लाशें नकली हैं। जब मैंने देखा कि ब्राजिन कौन सी बॉडी इस्तेमाल कर रही है तब मैंने गार्डियंस को इस बारे में बोला कि वो एक बारी और ध्यान से चेक करें उन मैजिकल रेलिक्स का इस्तेमाल करके जो गार्डियंस के होते हैं। तब जाके वो नकली बॉडीज़ के बारे में पता लगा पाया, और वो एनालिसिस तभी पूरी हुई थी जब मेजिस ने अटैक शुरू कर दिया था। तो उससे पहले मेरे लिए ये बात जानना बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि टैरन की बॉडी या फिर मास्टर एंसेन की बॉडी इनकी बॉडीज़ का होस्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तभी एकदम से जिन पूछता है कि मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि आखिर सेलेस्टियल मेजिस को गार्डियंस की बॉडी चुराने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर उनके पास अपनी ओरिजिनल बॉडीज़ क्यों नहीं थी। पाइकॉन जवाब देता है कि जो सीलिंग मैजिक मैंने इस्तेमाल किया था उससे मैंने बस उनकी सोल्स को ही सील किया था, जिसके बाद हमने उनकी बॉडीज़ को तबाह कर दिया था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हीलिस बोलती है तो उन लोगों ने आज़ाद होने के बाद अपनी सोल्स को गार्डियंस की बॉडी के अंदर डाल दिया। सही कहा ना। बेलमोट पूछता है कि पर उन लोगों ने ये कैसे किया होगा, क्या उनके पास कोई स्पेशल मैजिक था। पाइकॉन बोलता है कि ज़राट के रैल्म के अंदर गॉड्स के पास एक स्पेशल टाइप के मैजिकल ईयरिंग्स होते हैं, और इन ईयरिंग्स को कहा जाता है कोटारा। ये एक तरीके के डिवाइन आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि हमारे रैल्म के टाइम रिंग्स और पोटारा ईयरिंग्स की तरह ही हैं, जो कि कायोशिन के पास होते हैं। इन ईयरिंग्स के पास ऐसी ताकत होती है जिससे वो 2 अलग अलग बींग्स को मर्ज कर सकती है। इनका इस्तेमाल करके सेलेस्टियल मेजिस अपनी आत्मा को गार्डियंस की बॉडी के साथ अटैच करने में कामयाब हो गई। तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन म्यूल कुछ बोलता है। उसका एंजल बोलता है कि लॉर्ड म्यूल कुछ पूछ रहे हैं। वो पूछना चाहते हैं कि हमारे रैल्म के पोटारा ईयरिंग्स और ज़राट के रैल्म के इन कोटारा ईयरिंग्स, क्या इनमें कोई फ़र्क भी है। पाइकॉन बोलता है हाँ, दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंस हैं।
सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि दोनों फ्यूजन्स के टाइप पूरी तरीके से अलग हैं। जो फ्यूजन पोटारा इयररिंग से होता है वो असली मर्जिंग है, जिसका मतलब ये है कि उसमें दो बींग्स मिलकर एक पूरी तरीके से नए बींग को बनाते हैं। पर जो इयररिंग ज़राट के रैलम से आते हैं वो पूरी तरीके से अलग हैं। वो काबू पाने का काम करते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक शख्स दूसरे शख्स की बॉडी पे काबू पा सकता है। क्विटेला को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, क्या आप इसे आसानी से समझा सकते हैं कि असल में ये कैसे काम करेगा। पाइकॉन बोलता है ज़रूर, मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। अगर मैं बीरस के साथ फ्यूज़ करना चाहूँ और उसके लिए मैं पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल करूँ तो ये होगा कि बीरस और मैं मिलकर एक पूरी तरीके से नई बींग को बनाएंगे। और अगर फ्यूजन सक्सेसफुल होता है तो ये नया बींग हम दोनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। पर उसके पास हमारी एबिलिटीज़ तो होंगी, पर यह भी पॉसिबल है कि उसके पास कुछ और यूनिक एबिलिटीज़ भी हों। पर अगर मैं बीरस के साथ फ्यूज़ करना चाहूँ कोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल करके तो बस मेरी सोल बीरस की बॉडी का कंट्रोल ले लेगी। मेरे पास उसकी अपीयरेंस होगी, पर उसके अलावा मेरी ताकतें, मेरे थॉट्स और बाकी सब कुछ वो मेरा ही होगा। बेलमोड एकदम से बोलता है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो मेजिस अपनी ताकत को बढ़ा या मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं जब वो गार्डियंस की बॉडी पे कब्जा करते हैं। सही कहा ना। रुमशी बोलता है कि ये अच्छी बात है, क्योंकि उनकी ओरिजिनल ताकतों के साथ ही उन्हें फेस करना एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। पर अगर हमें उनकी बढ़ी हुई ताकतों के साथ उनका सामना करना पड़ता तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू बोलता है कि पर मिस्टर पाइकॉन, मेरे पास एक सवाल है। ओडिसू जब मुझसे लड़ रहा था तो उसने बोला कि वो अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसने बोला कि हमारी फाइट में उसकी ताकतें अभी भी लिमिटेड हैं। इसका क्या मतलब हुआ? पाइकॉन बोलता है कि जब कोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल करके दूसरे की बॉडी पे कब्जा पाने की शुरुआत की जाती है तो जो शख्स कब्जा पाने की कोशिश कर रहा होता है उसकी सोल उस नई बॉडी में पूरी तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाती। ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी और सोल को पूरी तरीके से यूनिफाई होने में थोड़ा सा समय लगता है, स्पेशली तब जब जिसकी बॉडी पे कब्जा किया जा रहा हो वो ऐसा ना चाहता हो। जब तक बॉडी और सोल पूरी तरीके से मिलेगी नहीं तब तक सोल की ओरिजिनल ताकतें लिमिटेड ही रहेंगी। शायद यही रीज़न रहा होगा कि सेलेस्टियल मेजिस ने अपना सबसे पहला अटैक एकदम से शुरू नहीं किया। वो अपनी नई बॉडीज़ में शायद इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए होंगे कि वो इस यूनिवर्स के गॉड्स के साथ जो हाई लेवल बैटल्स होने वाली थी वो शायद वो ना कर पाते। और शायद यही रीज़न हो सकता है कि वो फाइनल फाइट से पहले 6 महीने इंतज़ार करना चाहते हैं, जैसा कि सन गोकू ने बताया कि ओडिसू बोल रहा था। इसके बाद बीरस बोलता है कि मेरा एक सवाल है, इससे तुम्हारा क्या मतलब था कि पुरानी बॉडीज़ वाले ऐसा ना चाहते हों? क्या इसका मतलब ये है कि मास्टर टेरन और बाकी सभी लोग अभी ज़िंदा हैं और मेजिस को अंदर से कंट्रोल करने पर रेजिस्ट कर रहे हैं? पाइकॉन बोलता है कि उन्हें ज़िंदा बोलना ये पूरी तरीके से सही नहीं रहेगा, पर हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। ये कोटारा इयररिंग्स जो सोल और बॉडी का यूनियन प्रोवाइड करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस फेल होती है तो जो सोल दूसरे की बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश कर रही थी वो हमेशा के लिए खो सकती है। अगर टारगेट की विल पावर बहुत ज़्यादा मजबूत हो तो वो पोजीशन को रिपेल कर सकता है। यूनियन की प्रोसेस को सेफली करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि जिसकी बॉडी पे कब्जा किया जा रहा है वो इस कब्जे को शांति से एक्सेप्ट कर ले, जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त ये केस नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि जिसकी बॉडी पे कब्जा किया जा रहा हो उसके स्पिरिट को इतना ज़्यादा कमज़ोर बना दिया जाए कि वो कब्जा करने वाली सोल के साथ लड़ ही ना पाए। इस दूसरे केस में जिसकी बॉडी पे कब्जा किया जा रहा हो वो मौत के नज़दीक होना चाहिए, यानी कि बॉडी के मालिक की सोल अभी भी ज़िंदा होगी पर वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होगी कि वो विरोध ही ना कर पाए। और क्योंकि गार्डियंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे जब मेजिस आज़ाद हुए तो उनकी बॉडी पे आराम से कब्ज़ा पा लिया गया। बीरस पूछता है तब क्या होगा अगर कब्ज़ा पाई हुई बॉडीज़ के अंदर जो इन्वेडर्स हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाए? पाइकॉन बोलता है कि इस पॉइंट पे गार्डियंस की सोल और बॉडीज़ दोनों ही अपनी लाइफ एनर्जी की लिमिट पर हैं। इस वक्त जो इकलौती चीज़ उनकी लाइफ एनर्जी को पूरी तरीके से ख़त्म होने से रोक रही है वो है मेजिस की प्रेजेंस। अगर मेजिस की सोल्स उनकी बॉडीज़ को छोड़ती हैं तो वो आखिरकार मारे जाएंगे। बीरस बोलता है कि यानी कि इस वक्त गार्डियंस बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में है, या तो वो स्लेव्स की तरह रह सकते हैं या फिर वो मारे जाएंगे। लिकर बोलता है कि अगर आप लोग मेरी बात सुने तो मेरे हिसाब से हम लोग पास्ट के बारे में काफ़ी बातें कर चुके हैं, अब हमें फ्यूचर के बारे में बात करनी चाहिए। आखिर ये मेजिस यहाँ से आगे क्या करना चाहते हैं और अगले 6 महीने में क्या होने वाला है? पाइकॉन बोलता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेजिस का गोल ये है कि वो ज़राट को किसी भी तरीके से ज़िंदा करें, और ऐसा करने के लिए उनके अभी 2 स्टेप्स बाकी हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि उन्हें 5 प्राइमोर्डियल बीस्ट को इकट्ठा करना होगा, यानी कि वो सारे पार्ट्स जिनमें ज़राट को बांट दिया गया था। और सभी बीस्ट को पाने के लिए उन्हें अभी भी माजिन बू और जनेम्बा की ज़रूरत है। तो ये बात ऑब्वियस है कि वो इन बीस्ट को पाने के लिए फ्यूचर में आएंगे। सीड्रा बोलता है कि ये पहला स्टेप है ना, दूसरा स्टेप क्या है? पाइकॉन बोलता है कि ज़राट को आज़ाद करने के लिए एक पूरी प्रोसेस है, पर इसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा।
क्योंकि मैं और बाकी गार्डियंस भी इसके बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते। पर जो बात हमें पता है वो ये है कि इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। इस ताकत का इस्तेमाल वो पहले उन बीस्ट को आज़ाद करने के लिए करेंगी जो कि अभी भी कैद है, जिसके बाद बची हुई ताकत का इस्तेमाल कुछ रिचुअल परफॉर्म करने के लिए होगा, जिससे इन सभी बीस्ट को मिला के ज़राट को फिर से ज़िंदा किया जाएगा। गोकू बोलता है कि मुझे याद है जब बाबडी धरती पे माजिन बू को आज़ाद करने के लिए आया था तो उसे भी काफ़ी सारी ताकत को इकट्ठा करने की ज़रूरत थी। पाइकॉन बोलता है जो माजिन बू यूनिवर्स 7 में आज़ाद किया गया था वो असली माजिन बू की ताकत के सामने बहुत ही कम ताकतवर है, और जिसने भी उस समय उस माजिन बू को आज़ाद किया था ये उसकी ताकत की लिमिट रही होगी। मुझे लगता है कि जिस ककून के अंदर उस माजिन बू को रखा गया था वो असली माजिन बू के ककून का एक इन्फीरियर वर्जन था। अगर मैं छोटे में कहूँ तो बात यह है कि अगर तुम्हें लगता है कि धरती के माजिन बू को आज़ाद करने के लिए काफ़ी सारी ताकत की ज़रूरत पड़ी थी तो समझ लो कि असली माजिन बू को आज़ाद करने के लिए उससे 1000 गुना ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बात उन सभी बीस्ट के लिए जाती है जो कि अभी कैद हैं। अराक पूछता है कि पर ये मेजिस इतनी ज़्यादा ताकत को कहाँ से लाएंगे। गोकू बोलता है कि धरती पर बाबडी ने कुछ लोगों को अपना गुलाम बना लिया था, जिसके बाद उसने अपने गुलामों को प्लेनेट के फाइटर से लड़ाया था। गोकू उस समय को याद करता है जब वेजिटा और गोकू के बीच में लड़ाई हुई थी। पाइकॉन बोलता है बिल्कुल सही, मेजिस भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, पर ये बैटल्स मल्टीवर्सल स्केल की होने वाली हैं। एक ऐसी बैटल जो कि हर यूनिवर्स के अंदर होगी वो आने वाली है, और इन सभी यूनिवर्सेस के वॉरियर्स और सभी 12 यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सेलेस्टियल मेज इन सभी की ताकतों का इस्तेमाल करके 5 प्राइमोर्डियल बीस्ट को आज़ाद कर लेंगे, जिसके बाद वो ज़राट को रिवाइव करेंगे। गोकू बोलता है अच्छा, तो इसलिए उन लोगों ने हमें वार्न किया है कि वो अटैक करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि हम और ज़्यादा ताकतवर बने ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत को जल्द से जल्द इकट्ठा कर पाएँ। हेडीज बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, अगर हम और हमारे मॉडल्स और ज़्यादा ताकतवर बनते हैं तब भी हम वही कर रहे होंगे जो वो चाहते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम और ज़्यादा ताकतवर नहीं बनेंगे तो हमारे जीतने के चांस और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। वीरस बोलता है कि तुम लोग इस तरीके से बोल रहे हो कि चाहे हम जो मर्जी कर लें वो ही जीतेंगे, इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लिकर बोलता है कि हम इन बेवकूफ़ों को समझाएंगे कि हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से पंगा नहीं लेना चाहिए। पैलमोट बोलता है ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं कि मेजिस क्या करना चाहते हैं, पर अब हमें क्या करना चाहिए। क्विटेला पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम लोग इन पे पहले अटैक कर पाएँ, इससे पहले कि ये लोग हम पे अटैक करें। पाइकॉन बोलता है कि बुरी बात यह है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है। लॉर्डर जो महान सील मेज है उसके पास एक तरीका का मैजिक है जो कि हर चीज़ को पूरी तरीके से छुपा सकता है। जो भी चीज़ें उसके मैजिक के इफेक्ट के अंदर आती हैं वो लोग ज़रूर किसी हाइडआउट के अंदर हैं जो कि इसी मैजिक का इस्तेमाल करके छुपाया गया है, उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। पाइकॉन बोलता है कि फ़िलहाल हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उनके एक्शंस का इंतज़ार करें और जितने ज़्यादा प्रिकॉशंस ले सकते हैं उतने ज़्यादा प्रिकॉशंस लें। मैं तुम सभी गॉड्स को एक ही सजेशन दूंगा कि तुम लोग खुद को तैयार करो और अपने मॉडल्स को भी इस महान बैटल के लिए जो आने वाली है। हम सेलेस्टियल गार्डियंस भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इन मेजिस के प्लान्स के बारे में और ज़्यादा पता लगा सकें और सीख सके कि वो क्या करना चाहते हैं ताकि हम उन्हें रोक सकें। पाइकॉन इसके बाद दोनों ज़ैनोसामा की तरफ देखता है और बोलता है महान ज़ैनोसामा, मेरे पास आपके लिए कुछ रिक्वेस्ट है। शुरुआत के लिए मैं माजिन बू की उस ताकत को अपने कब्जे में लेना चाहूँगा जो कि उसके ककून से आज़ाद कर दी गई थी। वो ताकत 2 क्रीचर्स में डिवाइड हो चुकी है जो दोनों यूनिवर्स 7 में रह रहे हैं। हम देखते हैं कि पाइकॉन ओब और बू की बात कर रहा है। वीरस को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है क्या, पर अब क्यों? क्या तुम्हारे पास माजिन बू की ऑलरेडी ज़्यादातर ताकत नहीं है? और वो दूसरा क्रीचर भी जो कि फ्रीज़ा के पास था। जब तुम यूनिवर्स 7 में आए थे तब तुमने उस मोटे वाले और उस बच्चे को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था और मुझे उन्हें बचाना पड़ा। वीरस बोलता है कि मुझे बताओ कि अब तुम्हें उनकी फ़िक्र क्यों हो रही है। पाइकॉन बोलता है कि रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं उन लोगों के पीछे इसलिए नहीं गया क्योंकि वो माजिन बू की एक बहुत ज़्यादा कम ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली एक गार्डियन होने के नाते मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं उन ककून के पीछे जाऊँ जिनमें क्रीचर की ज़्यादातर ताकत है। और जैसा कि मैंने बताया कि उनकी ताकत इतनी ज़्यादा कम है कि ज़राट के आज़ाद होने में उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीरस चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे ये बताओ कि अगर उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम्हें वो दोनों क्यों चाहिए और मेजिस उनके पीछे क्यों पड़े थे। पाइकॉन बोलता है क्योंकि वो चाहे छोटे पार्ट हों या ना हो, सच्चाई तो ये है कि वो ज़राट के पार्ट है और उनके अंदर ज़राट की एसेंस है। मुझे लगता है कि उनका इस्तेमाल करके हम लोग उन पर कुछ स्टडीज़ कर सकते हैं ताकि हम ज़राट के बारे में कुछ पता लगा सके, और मुझे लगता है कि मेजिस को भी यही लगता होगा। सेलेस्टियल गार्डियंस ऐसा करना बहुत लंबे समय से चाहते थे, पर किसी भी तरीके का ऑल्टरकेशन या एक्सपेरिमेंट करना उनका ककून के ऊपर पूरी तरीके से मना है। और जब माजिन बू की इस ताकत को यूनिवर्स 7 में आज़ाद किया गया तब हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि उसका इस्तेमाल एक मॉडल कर रहा था और वो ताकत का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा छोटा था, जिसकी वजह से हमारे इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं थी। पर अब कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कि हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है
और हमें ऐसा करने की भी ज़रूरत है। बीरज चिल्लाता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इतना सब कुछ करने के बाद मैं तुम पे ट्रस्ट करूँगा। एकदम से ही ज़ानोसामा बोलते हैं कि ठीक है, तुम उन्हें ले जा सकते हो। उन्हें बीरज के गुस्से से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एकदम से बीरज बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाता है क्या। ज़ानोसामा बोलते हैं कि मिस्टर पाइकॉन जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो यही तरीका सही रहेगा। बीरज घबराते हुए बोलता है हाँ महान ज़ैनो। पाइकॉन बोलता है थैंक यू वेरी मच माय लॉर्ड। अब मेरी आखिरी रिक्वेस्ट, यूनिवर्स 7 में 2 ऐसे मॉडल्स हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको इसका रीज़न प्राइवेट में बाद में सही तरीके से समझा दूंगा, पर बात बस इतनी है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सेलेस्टियल मेजिस के खिलाफ जीत में। गोकू हैरान होते हुए बोलता है क्या यूनिवर्स 7 के मॉडल्स, क्या मैं उन्हें जानता हूँगा। इसके बाद हम कुछ माउंटेन्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर गोहान और पिकलो खड़े हैं। पिकलो एकदम से चिल्लाता है कि चलो शुरू करते हैं गोहान। हम देखते हैं कि गोहान अपने स्पेक्स को उतार के फेंक देता है और बोलता है ठीक है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, CBG एनिमे में मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ। ये एक वट इफ वीडियो है जिसका टाइटल है कि वट इफ गोहान लाइक फाइटिंग। अगर आपको ये स्टोरी जरा सी भी इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप मेरे दूसरे चैनल यानी कि CBG एनिमे पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, CBG एनिमे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग आगे आने वाले पार्ट्स और वीडियोज़ को मिस ना करें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूँगा। तो फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।